इसका जो दो यूज है वो भी लिख सकते हो आप. इट शोज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. ठीक है, ये किसी दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन बताता है. आपको याद है यूनिट वेक्टर के बारे में ये बात हम लोग लिखे हैं जब वेक्टर का इंट्रोडक्शन समझा रहा था. याद करिए, रिप्रेजेंटेशन समझा रहा था. उस वक्त यहां नीचे लिखा था मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में कि ये क्या शो करता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है. क्लियर है? याद है कि नहीं भाई? पढ़ाया हुआ याद रखना, भूलना नहीं. दूसरा, जब भी हम किसी स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप ऐसे लिखोगे, एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं. वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय, आई होप सिंबल में समझ जाओगे. क्यों भाई? कि पूरा ही लिख के बताऊं? पूरा लिख के बताना है क्या? कि जब भी किसी स्केलर को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है. याद रखो यार. लिखवा दो क्या? पक्का? ठीक है, तो इतने 2 पॉइंट और लिख लो कि वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब बारी आती है इसके अपने खुद के कैलकुलेशंस की. तो ऐसा माना हमने कि हमारे पास सपोज दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. पहले आप इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया? हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक है एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस. चले आगे चले. ये x और ये y, ये हो गया ओरिजिन. हमने यहां पे एक वेक्टर बनाया जिसको हमने O से P तक कनेक्ट किया. तो इस वेक्टर का नाम क्या पड़ेगा? वेक्टर OP. और ये एंगल हो गया मान लीजिए थीटा. और इस वेक्टर की जो लंबाई हमने कंसीडर करी नहीं, इनको जाने दो, तुम्हारे नहीं सुनेंगे. हाँ, तो क्या हुआ कि ये और ये, इसकी लंबाई मान लीजिए हमने लिख दिया कि ये 3 यूनिट की लंबाई है. ठीक. अब किसी ने कहा कि सर इसका यूनिट वेक्टर बनाइए. पहले प्रोसेस देखिएगा, दिमाग लगा के समझिएगा पूरा. तो हमने कहा यूनिट वेक्टर अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा. 1, 2 और ये रहा तीसरा. पहला यूनिट वेक्टर हमारे सामने आया, ये रहा. दूसरा यूनिट वेक्टर हमारे सामने आया, ये रहा. और तीसरा यूनिट वेक्टर हमारे सामने आया, ये रहा. तीनों दिखाई दिए. इनमें से हर यूनिट वेक्टर को मैं ओपी कैप बुलाऊंगा. क्यों बुलाऊंगा ओपी कैप? इसलिए बुलाऊंगा ओपी कैप. कैप तो इसलिए लगाया क्योंकि यूनिट वेक्टर था. ठीक है.
ओपी इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेन ओपी वेक्टर के द्वारा ही बनाए गए हैं, या ऐसे कह लीजिए ओपी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो पेरेंट वेक्टर है, जो मेन वेक्टर है, वो ओपी है। तो हर वेक्टर के पास नाम क्या पड़ा? ओपी। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक वेक्टर ये है, एक ये, तीनों के नाम सेम है। मैं कहूंगा बिल्कुल तीनों के नाम सेम है। आपने कहा क्यों सेम है? मैंने कहा तीनों बराबर है। अब बराबर वेक्टर है तो नाम तो सेम ले सकते हो। जैसे इस ओपी में ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बढ़िया चीज आपको दिखा रहा हूं। इस ओपी में जो एंगल देख रहे हैं आप थीटा, वही थीटा क्या मुझे सारे ओपी में मिल रहा है? इसका मतलब सारे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन सेम है और वो मेन वेक्टर के डायरेक्शन से भी मैच कर रहे हैं। सही कह रहा हूं। दूसरा, सारे यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, सबके 1 1 1 है। तो भैया जब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है सबका, तो सारे वेक्टर भी तो बराबर हुए। सही बोला कि नहीं बोला? तो नाम भी तो सेम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? इतनी बात समझ गए? अब किसी ने कहा कि सर ठीक है, हम फिगर वाइज तो बिल्कुल क्लियर कट समझ गए, कट टू कट एकदम, कि हाँ क्या होता है ये। सर इसका कैलकुलेशन भी कुछ होता है क्या यूनिट वेक्टर को बनाने का? मैंने कहा हाँ होता तो है भाई। मुझसे कहा गया बताइए। मैंने कहा ये लीजिए। अब जो कैलकुलेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं। मतलब मैं एक तरफ कैलकुलेशन भी दे रहा हूं, दूसरी तरफ आपसे ये भी कह रहा हूं कि मैथ से लेना देना नहीं है। थोड़ा सा भावुक टाइप का कैलकुलेशन है, सही बता रहा हूं, लेकिन हाँ उससे चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हारे। देखो दिखाता हूं। कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो वो दो बातों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। क्या बात समझ आई? फिर इसी वेक्टर का जब हम मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाता है केवल मैग्नीट्यूड। जब आप मॉड ले रहे हो तो केवल क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। इसमें कोई शक है किसी को भी नहीं। फिर हमने एक काम किया, हमने अपने दिए हुए मेन वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड किया। तो इधर हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। इधर क्या लिखेंगे? डायरेक्शन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मेरी बात समझ आई? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड काट दिया। कटने के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 1 और डायरेक्शन वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, राइट। 1 कॉमा डायरेक्शन, 1 कॉमा डायरेक्शन का क्या नाम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड की जगह क्या दिख रहा है? 1, और साथ में क्या है? डायरेक्शन। जरा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखो। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है। तो 1 कॉमा डायरेक्शन का नाम हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को इधर लिख रहा हूं नाम लिख के, लाम के साथ में। तो मैंने लिखा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात?
यहां तक का फॉर्मूला तो हमने यार डेराइव कर दिया, कोई इशू नहीं आया। एक जीवित प्राणी जिसका नाम मुन्नीलाल था, वो मेरे पास आया, कहता है सर फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन क्या इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? उसने हमसे पूछा इस फॉर्मूले को क्या इन नामों के साथ लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर का नाम क्या दिख रहा है यहां? ओपी कैप। मैंने कहा लिख दे भाई। तो उसने लिखा ओपी कैप। मेन वेक्टर का क्या नाम है? वेक्टर ओपी। मेन वेक्टर का नाम हो गया, और इसी का मॉड था, याद है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन आप सबके समझ आया? तो जब भी किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात? अब ये शो क्या करेगा? ठीक है, यूनिट वेक्टर बन गया, अब ये शो क्या करेगा? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। मेरी बात समझ गए? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। क्या ये पूरा कैलकुलेशन है समझ में? अब बताइए, मैथ में ऐसा कहीं देखा है? ये तो हमने लॉजिकल कैलकुलेशन तैयार किया है। हाँ, लेकिन इसको करने से तुम्हें ये पूरा समझ में आएगा कि वन कहां से आ रहा है। सही बोला? लिख लो। यहां से कोई गायब है? कोई था क्या? पिछली क्लास में थे, इस क्लास में गायब है। गुड। उनके साथ भी कोई गायब है? अकेले ही है? हो गया? लिख लिया बेटा? लिखने का काम कृपया जल्दी करें। लिख गया बेटा? चले फिर आगे। अब देखो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। चले आगे, चले ना। हमारे पास में तीन एक्सेस होती हैं,
एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। तो जैसे यहां पे हमने दिखाया, सपोज एक्स एक्सिस इधर है, ये फिर मान लीजिए यहां से दिखा दिया वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और यहां से दिखाया हमने जेड एक्सिस बाहर की तरफ। ये जेड, ये वाई। यहां पे कोई बॉडी है ओरिजिन पे, समझिएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है, उसको हम लोगों ने नाम दिया आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो जे कैप था, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन था? के कैप। ठीक बात। अब कोई बॉडी मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड से एक्स एक्सिस में जा रही है। एक ऑब्जर्वर आया, इसने हमसे पूछा कि सर इसकी स्पीड बता दीजिए। स्पीड ध्यान से समझिएगा। उठो, जाओ खुली हवा में जाओ, ऑक्सीजन लेके आओ, चलो। तो किसी ने हमसे कहा कि सर इसकी स्पीड बताइए। स्पीड हमने लिख दी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या स्पीड में डायरेक्शन होता है? नहीं ना। तो स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर किसी ने कहा कि सर वेलोसिटी लिखिए। अब यार वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये दिशा आगे लिख दी, सही कह रहा हूं। अब किसी ने कहा कि सर जब आप यूनिट वेक्टर पढ़ा चुके हो और यूनिट वेक्टर के सिंबल दिखा चुके हो, तो इसी फॉर्मेट में वेलोसिटी लिख के बताओ। हमने कहा ओके। तो हमने कहा वेलोसिटी v इज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड, आई कैप देख के ही तो बता रहे हो कि बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर मान लीजिए जे लगा होता तो ये बॉडी किधर जा रही होती? वाई में। या के लगा होता तो तब ये जेड एक्सिस में आ रही होती। तो ये क्या काम कर रहा है? ये दिशा बताने का ही तो काम कर रहा है। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ये पार्ट शो कर रहा है डायरेक्शन और ये पार्ट शो कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा क्या बन गया? वेक्टर। क्लियर है बात? इतना और कर लो भाई। किसी को कोई बात जरा भी दिक्कत दे तुरंत मेरे को बता देना। आ जाओ आ जाओ। चाय वाय पियोगे? नहीं सीरियसली, हम मंगा देते हैं। है? फीवर है? ध्यान रखो बेटा अपना। किसको चाहिए चाय? है? उसके लिए पहले सो। सोए तो समझे रही ना। हो गया? देखिए आप लोग, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, खुद बनाते हो खाना बात अलग है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की सब्जियां कम खाना, क्योंकि ये लोग 11 बजे रात पे जाते हैं सब्जी मंडी और वहां से सब्जी खरीदते नहीं है, सब्जी बटोरते हैं। अंतर है दोनों में, समझ गए? जो 11 बजे बच जाती है, कीड़े वाली, जंग लगी सब्जी, समझ गए ना? डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, हमने देखा इसलिए कह रहे हैं, सच्ची मजाक नहीं। कभी अच्छा तुमने अपने हॉस्टल में कच्ची सब्जियां देखी रखी हुई? और देखोगी भी नहीं, क्योंकि वो लोग छुपा के रखते हैं, इसलिए कह रहा हूं। दाल हचक के पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी कम से कम खाओ, नहीं पेट की बीमारी ले जाओगे। और अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करो, मतलब जैसे इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप जूस वूस पे थोड़ा रहो, खाना ज्यादा मत खाइए। इतना हो गया?
देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जनहित में तो सूचना दे ही सकता हूं। अच्छा, अब देखो यहां का काम तो हो गया, तो इसी बात पे एक हेडिंग डाल दो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत बढ़िया हेडिंग है, बहुत मजेदार हेडिंग है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, समझो भाई बात को। इसमें हम लोग करते क्या है, इसको आप एक नाम और भी दे सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर। ना भी लिखो तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नाम तो अपन लोग दे ही देंगे। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये हो गया ओरिजिन। एक पॉइंट हमने यहां कहीं मार्क किया और इस पॉइंट का नाम था P और इसके कोऑर्डिनेट है x0 कॉमा y0। ठीक है, x0 कॉमा y0 का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अगर ओरिजिन से किसी जीवित प्राणी को ये इसको P तक जाना है, तो x0 कॉमा y0 का मतलब ये हुआ कि वो x एक्सेस में चलेगा x0 की दूरी, कोऑर्डिनेट पहचानते हो ना, और वो y एक्सेस में चलेगा y0 की दूरी। राइट, इतनी बात समझ में आई। x एक्सेस में चला वो x0 की दूरी और y एक्सेस में चला वो y0 की दूरी। तो आइए इसको मूव करवाते हैं। तो ये प्राणी जब चलना शुरू करता है, तो हमने कहा पहले x एक्सेस में चलो, तो बंदा यहां तक आ गया मान लीजिए, मैंने उसको यहीं पे रोक दिया, मैंने कहा ये पॉइंट का नाम A रखते हैं, तो क्या A के कोऑर्डिनेट आप लोग बता सकते हैं? x0 कॉमा लिखे भी हुए हैं वैसे, ठीक है ना। फिर मैंने इस मैन को, जो कि इस समय यहां पे खड़ा है, इससे पूछा कि भाई कितना चले हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर मैं x0 की लंबाई ट्रेवल किया हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेंथ बतानी नहीं है, लेंथ को वेक्टर में बताओ। तो इसी ने हमसे एक बात बोली कि सर पहले वेक्टर बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक, मैंने कहा चल कह रहे हो तो मैं बना देता हूं। वेक्टर बताने के लिए उसने हम ही से दो सवाल पूछ लिए, ध्यान से समझना। ठीक, पहला सवाल पूछा सर एक बात बताओ कितनी लंबाई, मैंने कहा x0, पहला जवाब तो आ गया। मैंने कहा कितनी, इसने पूछा कितनी लंबाई, मैंने कहा x0, कहता है किस दिशा में, मैंने कहा x एक्सेस में, कहता है सर अभी तो बताया था x एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या हो, आई कैप। तो कह रहा है सर इसके आगे अब आई कैप लगा दो, बन गया एक वेक्टर, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन। मैंने कहा बात तो सही है। फिर वो जब इस लाइन में चला तो हमने खुद ही लिख दिया बिना उससे पूछे, क्या लिखेंगे बताओ, y0 j कैप। ये चीज समझ आई। अब ये जीवित प्राणी P पर पहुंच गया, मैंने क्या किया, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाया। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि मैन यहां से चला, इस रास्ते होते हुए गया, तो डिस्प्लेसमेंट यही है। अभी डिस्प्लेसमेंट याद है ना, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट यही है। पोजीशन वेक्टर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि P पॉइंट की पोजीशन को हम इसी वेक्टर से लोकेट कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। नाम O से P को कनेक्ट कर रहे हो तो नाम OP लिखने में संकोच आपको नहीं करना। और अब हम ये बात जानते हैं कि OP बना क्यों, OP बना पहले x0 आई कैप के आने की वजह से, फिर y0 j कैप के आने की वजह से। तो इस OP को अगर हम लिख देते हैं x0 आई कैप प्लस y0 j कैप, तो क्या कोई कंडीशन, मतलब क्या कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? क्लियर है एकदम। तो ये
ओपी वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें एक दो बातें बताता हूं आपको अभी। और जैसे एक जीवित प्राणी आया, उसने कहा ओपी वेक्टर लिख लिया, मैंने कहा हाँ लिख लिया। कहता ठीक है सर, एक काम करिए, इसकी लंबाई बताइए। मैंने कहा भाई साहब, लंबाई बताने में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस उम्मीद करता हूं याद होगा। और किसी भी वेक्टर की लंबाई यानी उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम मॉडुलस का प्रयोग करते थे, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। दूसरा काम भी कर लेंगे। तीसरा एक जीवित प्राणी और है, उसने कहा सर ओपी का यूनिट वेक्टर लिख के दिखाओ। मैंने कहा अभी बताया था, वेक्टर ओपी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। तो सर ऐसा है, वेक्टर ओपी तो है एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप और डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये रहा यूनिट वेक्टर, ये रहा मैग्नीट्यूड। पहले बताओ इतना सबको क्लियर है? फिर एक और प्राणी आया, हमसे पूछता है सर ये वेक्टर काम क्या करेगा? मैंने कहा इसी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक, तो हमसे कहा गया सर बना के तो बता दो। हमने कहा बनाना है तो बड़ा छोटा सा काम है, ये लो मैंने ऐसे ही बना दिया और इसको यहां पे लिख दिया ओपी। अब ये लंबाई कितनी अंडरस्टूड है, अगर मैंने कैप लगाया तो ये लंबाई क्या है 1। सही कह रहा हूं? क्लियर है? अच्छा दूसरा एक और आया, कहता है सर डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा बता तो दिया। कहता नहीं नहीं नहीं, एंगल से बताओ। समझ गया ना? डायरेक्शन बताने के दो तरीके सिखाए थे, एक यूनिट वेक्टर और दूसरा एंगल। मैंने कहा अच्छा एंगल चाहिए, चल भाई चल एंगल की बात कर लेते हैं। जिद कर रहे हो तो, मानते नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। तो हमने कहा भाई साहब ये रहा एंगल, ये। कहता हाँ यही वाला, लेकिन कलर में मजा नहीं है ना, कलर अच्छा नहीं लिया। कहते हैं जीवन में अगर रंगों का चयन बढ़िया है तो जीवन बड़ा ही खुशहाली से बीतता है। और जो रंग आपने सिलेक्ट किया होता है, समझ गए ना, मेरा रंग बहुत तगड़ा है। चलिए ठीक, अब थीटा लिखना है तो क्या लिखोगे? tan थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हमने कहा भाई साहब थीटा के फॉर्म में चाहिए तो tan थीटा ले लो, परपेंडिकुलर यानी वाई नॉट डिवाइड बाय बेस यानी एक्स नॉट। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। ये लो कर लो बात। ठीक, क्या बातें समझ आई? इधर पूरा लिख लो, फिर काम तुम्ही से करवाऊंगा कायदे से। मेरे बैच में इतना दूसरे थोड़ी सी हाँ भाई हो गया। क्या अभी तक की एक एक बात समझ आई? अब आइए कुछ काम आपसे भी कराया जाए। भाई लिख गया सबका?
हो गया भाई? दीदी लिख लो, जल्दी कर लो। तो क्या लिख रही हो इतनी देर से, पेन चला रही हो? अरे तुमसे नहीं, इनसे कह रहा हूं, ये छोटी वाली दीदी। हाँ, तो पेन क्या चला रही होती, गुलाब का फूल बना रही हो क्या कॉपी में? हद है। चलो, अब देखो हमारे पास जो 4 एक्सेस है, दो ये डायरेक्शन और दो ये हो गया प्लस एक्स, ये सब तो आप जानते ही हैं, और ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई, और ये हो गया माइनस वाई। एक पॉइंट इधर है 2 कॉमा, एक इधर है ए, ये है 3,4, एक बी है इधर -4,3, एक इधर है -2,-2, कुछ बड़े नंबर दे देते हैं, -5,-5 क्योंकि दूर है वो, और एक यहां बना लीजिए -4,-2। यहां पे गड़बड़ है, यहां पे x वाला 5 होगा, 5,-5। ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है। आपको 4 अलग अलग वेक्टर बनाने हैं, ठीक है? आपको 4 अलग अलग वेक्टर बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे OA, उस वेक्टर को लिखिए, उसका यूनिट वेक्टर लिखिए, और उसका tan थीटा लिखिए। 3 काम हर बार आपको करने हैं। एक मैं करके दिखा दूं क्या, कि आपको करना क्या, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी 3 आप ही के लिए है। एक वेक्टर मैंने पहले इसके लिए बनाया, क्या व्हाइट कलर ही सिलेक्टेड है क्या? ना भाई, ये रहा। इस वेक्टर का नाम आप रखोगे वेक्टर OA। जब हमने OA वेक्टर लिखा तो x वाला पार्ट क्या है 3, तो 3 के साथ आई। y वाला पार्ट क्या है 4, तो 4 के साथ j। मैग्नीट्यूड आप इसका बताओ क्या आएगा, जल्दी से बोल दो। √3² प्लस 4², कितना निकला? इसमें कोई शक किसी को? क्या ऐसे लिख के दे दूं? ऐसे लिखूं क्या? अब तो लिख ही दिया। फिर हम लिखेंगे OA का कैप, क्या लिखोगे? 3i 4j डिवाइड बाय, फिर एक काम और करोगे, ये आप लिखोगे θ1। तो tan θ1, अगर पिछली चीज आपको ध्यान है तो हमने y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट लिखा है, लेकिन ध्यान रखना ये थीटा कहां से है, x एक्सेस से है। समझ गया ना? जब थीटा x एक्सेस से ले रहे हो तो tan थीटा क्या होगा, y अपॉन x वाली वैल्यू। क्लियर है भाई सबको? तो क्या वहां जरूरी थोड़ी ना कि आप ट्रायंगल बनाओ, बनाना चाहो तो यार बना भी लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ गड़बड़ कर गया? हाँ, मैंने कहा अगर बनाना भी हो तो बना लो। ये लो बन गया ट्रायंगल, समझ गया ना? अब देखो tan θ1 क्या लिखोगे, ये है y, जिसको क्या बोल रहे हो आप 4, जिसको क्या, अबे इधर से सिलेक्शन, ये है, इसको क्या बोल रहे हो 4, और ये क्या है, समझ गया ना भाई? तो 4/3। तो tan θ1 कितना लिखा तुमने 4/, अब अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता तो ये आ जाएगी 53 डिग्री। ये कितनों को मालूम है? उठा दो हाथ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाथ उठाने कर, हाथ ऐसे, ठीक। आइए आपको कुछ दिखा दूं पहले।
ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें साइड लेंथ होती है 3, 4, 5। ये 30, 40, 50 भी हो सकता है। 3 के सामने होता है 37 डिग्री, 4 के सामने होता है 53। बेसिक मैथ में पढ़ाया था क्या? याद आ गया ना? साइन 37 इट इज 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4। देखो 37 है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बातें समझ गए। अब नंबर आया 53 का। साइन 53 जो एंगल है, देखो एक चीज, अगर 53 के रेफरेंस में देख रहे हो तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, समझ गए ना? ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा, समझ गए बेटा? क्लियर है ना? तो 53 के रिगार्ड में लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू 4/5 cos 53 दिस इज 3/5 tan 53 इट इज 4/3। अब मेरी बात समझ में, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूंगा। tan 53 इज 4/3। अब देखो तुम्हारे पास क्या था? ये 4/3 था ना, θ1। तो हमने θ1 कितना लिख दिया था? 53। जिसको ना पता पहले बेटा इसकी फोटो खींच लो या इसको लिख लो। लेकिन अगर लिख रहे हो तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, जल्दी से जल्दी करिए। हो गया? ये एंगल की वैल्यूज कभी आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी। क्वेश्चन बनाने वाला ये मान के चलेगा कि आपको आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक और बैठती है तुम लोग के साथ में, पिछले 2 दिन से शायद मैं देख रहा हूं एब्सेंट है। क्यों? एग्जाम कौन सा? ये बीएससी ने तुम लोगों को बर्बाद करके रखा है, पता है? ईएससी बीएससी करने की जरूरत है नहीं। क्या मतलब है यार? चलो खैर, हो गया। देखिए, घर वालों के दबाव में अगर आप लोग बीएससी का फॉर्म भर देते हो तो भर दो, राइट? एग्जाम देना है कि नहीं देना ये तुम्हें सोचना है। अब मतलब बात समझ गए ना? घर वालों से लड़ाई मत करो कि नहीं नहीं हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे। भर दो फॉर्म, सब जिद कर रहे हैं। अब एग्जाम देना है कि नहीं देना वो तुम डिसाइड कर लो, ठीक है? हाँ, जरूरी नहीं कि फॉर्म भरा है बीएससी का तो आपको पेपर देने जाना पड़े। अब डिस्टरबेंस होता है कि नहीं है? मेन किसकी तैयारी करो? बीएससी की नहीं ना। मेन किसकी तैयारी चल रही? नीट की। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक समय इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम मत दो, मैं तो खुला कहता हूं। इतना हो गया, लिख गया? चलो अब ये बताओ, पहला केस पूरा आया समझ में? 3,4 का मतलब 3i+4j, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड डाला, यूनिट वेक्टर डाला, 10 डाला। अब आपको ओबी लिख के दिखाना है। सब लोग ओबी लिख के दिखाओ। ओबी समझ गए? ओबी समझ गए? पहले बताओ। ओबी है ये, सब लोग लिख के बताओ भाई। सही है। दीदी नर्वस हो रही हो? नर्वस मत हो, हमारे जैसे जल्लाद बहुत मिलेंगे जीवन में। जे ऐसे बनाती हो? छोटा वाला जे नहीं बना पाती हो क्या, जिसके ऊपर ऐसे लिख के डॉट लगता है? और जे दिखाओ। अच्छा, सब ऐसे ही बना रही हो, चलो कोई नहीं। वो भी लिखा भाई? तुमने लिखा? काहे नहीं लिखा?
सारे हो गए, सारे सारे कितनों ने लिख लिए, सारे चिपकाओ, सारे सारे सारे। हो गया ऑल, ना ना सारे करो। हाँ भाई साहब, अब देखो इसके लिए क्या लिखोगे, ओ बी, डायरेक्ट लिखूं, -4i + 3j, मॉड ओ बी अभी भी 5 आएगा, अब तो सीधे लिखना बनता है। ओ बी कैप क्या लिखोगे, -4i + 3j डिवाइड बाय 5। ये थीटा क्या लिखोगे, ये बताओ तो जाने। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट लो, ऐसे आया, कितना होगा, ये 3 है वही वाला, ये 3 है, लेकिन ये -4 है, याद रखना, ठीक है। इसका एंगल ध्यान दो, tan थीटा 2, ये थीटा 2, tan थीटा 2 = 3/-4, तो ये आ जाएगा -37 डिग्री। साइन का विशेष ध्यान रखें, समझ गए भाई, साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये भी कह सकते हो कि देखिए सर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो ये रीडिंग हमेशा प्लस आएगी, और ये सर क्लॉकवाइज एंगल है तो ये रीडिंग हमेशा माइनस आएगी, ये ध्यान रखना। एंगल में जब हम एंटी क्लॉकवाइज ऊपर उठते हैं ऐसे, तो वो हमेशा प्लस गिना जाता है, ठीक है। और जब ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं तो वो माइनस में गिना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बचे दो, 4, -4, -2, ये आया। ओसी आपने लिखा -4i -2j, मॉड ओसी क्या आया, अच्छा -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो क्या इसको 20 लिख दूं, यानी 2√5 लिख दूं। भाई 4 × 5, 4 का रूट लेके 2 बाहर, तो क्या आ गया 2√5। क्लियर है ये बात। ओसी का आप समझ गए कैप, तो ये आ गया -4i -2j डिवाइड बाय 2√5। क्लियर है, तीसरा क्लियर है। अब बात आई ये वाले एंगल की, ध्यान देना, ये इसको हम लोगों ने लिखा है θ3, तो मैं आगे लिखता हूं यहां पे, और इसका वाला नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा। tan θ3 क्या लगाओगे, ये लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है -2 दिखा, बेस कितना है -4, अभी भी वही है लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखोगे -2/-1/2, तो θ3 = tan 1/2, ये लिख सकते हो, θ3 इज tan 1/2। अब ये लास्ट है, मैं चाहूंगा आप लोग ही आंसर बताएं। आखिरी है, मैं चाह रहा हूं आप ही लोग आंसर बताएं। क्या ये बनेगा, इसका नाम क्या ओ डी वेक्टर आएगा,
आएगा। ओडी क्या लिखोगे? 5i माइनस 5j। ओडी आपने लिखा, यही लिख दो ऊपर ही, समझ जाओगे, कलर से कलर मैच करा लेना, ठीक है। ओडी लिखा 5i, अरे नहीं यार साफ सुथरा ही काम करूंगा। ओडी आपने लिखा है 5i माइनस 5j। मॉड ऑफ ओडी क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 5√2। तो ओडी का कैप 5i माइनस 5j डिवाइड बाय 5√2, तो इट इज 1/√2 टाइम्स i माइनस j। कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? 5 कॉमन लेके इससे काट दिया तो बचा i माइनस जे अपॉन √2। यहां तक समझ गए? अब बाकी बारी आई इसके एंगल की, तो एंगल मैं यहां से उठाता हूं θ4। θ4 θ4 जब आप बनाओगे, थोड़ा छोटा बनाता हूं एंगल, ये θ4, तो जब आप इसको बनाओगे तो ये y की हाइट कितनी आई है? -5। x की हाइट कितनी आई है? 5। तो tan θ4 लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? -5। बेस कितना है? 5। tan θ4 is -5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू -1। समझ गए? क्लियर है? तो दो तरह से लिख सकते हो, या तो θ4 को लिख दो -45 डिग्री, ऐसे ही लिख दो, बात ही खत्म करो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाना है। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। ये सबने बना लिया, ये वाले इधर सबका लिख चुका है सब कुछ। ये लास्ट वाली फिगर भी हो गई। चले फिर आगे, ये लो, हो गया। अच्छा, अब इसी में एक केस और होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में वैसे ही एक्सेस हैं, और हमको उसी प्रकार से लिखने हैं वेक्टर्स। बट समस्या यह है कि यहां पे एक पॉइंट अलग है, इसको हम लोग लिख रहे हैं x1 y1, और यहां से दूसरा एक वेक्टर हमने चलाया इस पॉइंट तक, एंड सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2। बहुत जनरल टर्म से करें मैंने काम, ए बी। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने का जो सही तरीका है उस पे फोकस करना। हमने बेस तैयार किया, हमने परपेंडिकुलर गिराया, राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा आपको। अब बताओ ये वाली जो लेंथ है ये x वाली लेंथ है, तो इसकी लंबाई क्या x2 माइनस x1 होगी। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा यहां से यहां तक एक वेक्टर। देखिएगा पूरा ध्यान से, किस एक्सेस के अलोंग है? इसको क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 आई कैप। इसको क्या लिखोगे? y2 माइनस y1। क्या मेरी बात समझ आई? बड़ी लंबाई माइनस छोटी लंबाई, दिस इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये बात क्लियर हो गई पक्के से? तो अगर मैं ए बी वेक्टर को लिखता हूं, नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई कोऑर्डिनेट नहीं रखे। वैल्यू रखोगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
एक मिनट यार, तुम्हारा कंफ्यूजन आ गया तो फिर मैं यही हटा देता हूं। क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि कुछ चीजें अंडरस्टूड है, लेकिन हम लोग गलत सोच लेते हैं। ये y, ये -y, ये x और ये -x। अभी देखना, एक पॉइंट यहां से एक वेक्टर उठाया, ये है x2 y2 और ये है x1 y1। दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। फिर हमने क्या किया, वैसा ही एक ट्रायंगल बना लिया भाई, राइट। अब एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा 0। इसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से x2 कॉमा, यही है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कॉमा y1। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कॉमा y2। ठीक है। अब वेक्टर देखो, ये लंबाई कितनी होगी ये बताओ पहले। ये ओरिजिन हो गया, यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1। तो ये बीच की दूरी क्या बनी, x2 माइनस x1। अभी समझ में आया। तो ये बनी x2 माइनस x1। अब वेक्टर बना है तो आई कैप लगाओगे ही। इसी तरह ये क्या बनेगी बताओ, y2 माइनस y1 जे कैप। अभी क्लियर है। अब ये तो कुछ भी हो सकते थे ना, तो मैंने यहां से बना दिया, क्या दिक्कत है। क्लियर है भाई। इसी पैटर्न पर आपको एक काम करना है, पहले इतना लिख लो। और वेक्टर, अच्छा इतना कर ही लिया है तो पूरा आगे का काम भी कर ही देता हूं मैं। अगर हम ए बी लिखते हैं तो इट मस्ट बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। मॉड ए बी अगर आप लिखते हो तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए। अब यूनिट वेक्टर में आप डिवाइड कर लोगे, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। tan थीटा भले लिख सकते हो इतना, लेकिन मैं काम आपसे करवाऊंगा नहीं। करिए।
हो गया भैया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास ये वाला केस था, ये वाला, हो गया। एक ये वाला केस था ना, आपको ये वेक्टर लिख के दिखाना है, देखते जाना कौन सा बोल रहा हूं। ए से बी वेक्टर, आपको लिखना है बी ए वेक्टर। देखो जिधर तीर होता है वो नाम बाद में आएगा, ध्यान से समझना। जिधर तीर का निशान होता है वो नाम बाद में आएगा। और ध्यान से सुनो, जो बाद में आएगा ना, उसके कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले के कोऑर्डिनेट। जैसे बी ए लिखा है, तो वेक्टर लिखने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात? समझ गए? करके बताओ बी ए क्या लिखोगे। सही है। देखो बी ए क्या आ रहा है, -7 आएगा, 7 आएगा। देखो दो पॉइंट हमारे पास, -4, 3 और 3, 4, ठीक है। ऐसा है, इधर ध्यान दो, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट थे। यहां पे कौन सा था? -4, इसका नाम था ए, बी है ये था बी। यहां पे था ए, क्या था? 3, 4। अब हम लिख रहे हैं बी ए वेक्टर। बी ए का मतलब ए के कोऑर्डिनेट माइनस बी के कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट में एक्स क्या है? 3। इसमें क्या है? -4 आई कैप। अब समझ आई बात? बाद वाला माइनस पहले वाला, क्लियर है? प्लस जे के लिए क्या करोगे? 4 - 3j, 7i + j। क्या इतना क्लियर हुआ? करो, कितना सही बना लिया था। ठीक, अगला वाला है, अभी और मौके हैं आपके पास, टेंशन नहीं लेने का। हो गया? बन गया? इसका अगर मैं tan थीटा निकलवाऊं, तो क्या आप ऐसे करोगे काम? ट्रायंगल दिखा? tan थीटा के लिए ये थीटा बनाओगे, ये परपेंडिकुलर कितना मिलेगा बोलो? 4 - 3 दिख रहा है जे के साथ? तो ये तुम्हें सीधे मिला 4 - 3 = ये लंबाई कितनी मिली? ये लंबाई मिली 3 माइनस ऑफ -4 यानी कि 7। तो tan थीटा क्या हो गया? 1/7। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बोलो अगला। लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट, चले आगे।
बार तुमको कनेक्ट करना है सी से डी। सी क्या है? -4 -2 और डी क्या है? 5 -5। हाँ, सी क्या था? -4 -2 सी, और यहां से सीधा उठा था डी 5 -5। अब आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। सी डी पहले वेक्टर बनाओ। पहले सी डी वेक्टर बनाओ। हो गया? क्या आया? 9i -3j मैग्नीट्यूड √9² प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर, जो कि 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 81 + 9, कितना आ गया? 90 3√10। ये दोनों कितनों के सही है? ठीक, बहुत बढ़िया। फिर यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो, बट यूनिट वेक्टर की तरफ मैं ले नहीं जा रहा। अब आपको लिखना है इसका tan थीटा। क्या यही आएगा? tan थीटा क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर ध्यान दो तो इतना है, कितना है बेटा? उधर देखो ना, वेक्टर में क्या दिख रहा है? -3, नीचे की तरफ है ना। तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है 3 है, बट अगर देखा जाए तो कितना है? -3। बेस कितना है? बेस है 9। तो tan थीटा क्या लिखोगे? -3 डिवाइड बाय -1/3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1/3। ये कितनों ने कर लिया? बहुत बढ़िया। लिख लो भाई बाकी। है भाई? tan इनवर्स -1/3, ये कटेगा, 3 आएगा नीचे, ऊपर 1 आएगा, ये माइनस साइन ऐसे ही चलेगा, तो माइनस में ही तो आएगा। इतना हो गया। अब एक सवाल लिखे, पहले तो ये यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर मैचिंग क्लियर हो गया सब। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फटाफट लिखो सवाल भाई। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is applied along the vector
2i plus 3j. A force of 10 Newton is applied along a vector 2i plus 3j. लिखा इतना. A force of magnitude 10 Newton is applied along a vector 2i plus 3j. If the mass of body is 2 kg, if the mass of body is 2 kg, if the mass of body is 2 kg, find its acceleration vector. If the mass of body is 2 kg, find its acceleration vector. ये कोई करके दिखाए तो जाने. टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और वो लग रहा है 2i प्लस 3j वेक्टर के अलोंग. बॉडी का मास आपको 2 किलोग्राम का दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी. लो हम हट जाते हैं. जितना देना था भाई दे चुके. हो गया. बहुत तीव्र गति से लगा लिए आप. दिखाएं जरा. ये मॉडुलस कितना लगा गया तुम 2i प्लस 3j का? 13 है ना. फोर्स निकाल लिया इसने. रुको उधर आ रहा हूं तुम्हारे पास. कुछ कुछ सही भी लग रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ भी लग रहा है, पता नहीं क्यों. अब जो पूछ रहा हूं वो जवाब देना. आओ इधर आओ. ये क्या लिखा है सबसे पहले? ये गलती है. ये आंसर है. ये फोर्स आया है. नहीं एक्सेलरेशन है तो गड़बड़ है मेरे हिसाब से तो. एक सेकंड. फोर्स 10 है ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक. फोर्स 10 है. एक्सेलरेशन कितना था? 2 kg. बॉडी का मास 2 kg था. हाँ ठीक है. गुड यार. बहुत तेज लगा गया ये. सही है. हाँ आंसर आएगा आपका 5 इन द ब्रैकेट 2i प्लस 3j डिवाइड बाय रूट 13. किसी का आया? 5 और एक ब्रैकेट के अंदर है 2i प्लस 3j डिवाइड बाय रूट 13. आंसर इज दिस. 5 और एक ब्रैकेट के अंदर आएगा 2i प्लस 3j डिवाइड बाय रूट 13. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन और वो किसके अलोंग लग रहा है? अप्लाइड अलोंग 2i प्लस 3j. यही तो कह रहा है. इसको ओपी मान लो ना. मानने में कुछ जाता है क्या? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ओपी वेक्टर के अलोंग लग रहा है. बात खत्म. तो एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ओपी वेक्टर के अलोंग लग रहा है. तो हम पहले फोर्स का वेक्टर बनाएंगे. देखो हमको क्या चाहिए? एक्सीलरेशन का वेक्टर.
जो कि होगा फोर्स का वेक्टर डिवाइड बाय मास, यही होगा। काम फाइनल यही है, फाइनल स्टेप मेरा यही है, ठीक, ये फाइनल है। फाइनल स्टेप तुम तब लगा पाओगे जब तुम फोर्स का वेक्टर बनाओगे, क्योंकि मास तो तुमको दिया हुआ है, समझ गया ना। फाइनल स्टेप तुम तभी लगा पाओगे जब तुम फोर्स का वेक्टर बनाओगे, क्योंकि मास तो दिया हुआ है तो ए आ जाएगा। तो मेन काम क्या करना है बता, मेन काम करना क्या, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक्सेलरेशन तुम तभी लगा पाओगे बना पाओगे जब फोर्स का वेक्टर बनाओगे, क्योंकि मास तो दिया ही हुआ है तो उसमें तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सही कह रहा हूं कि नहीं। तो असली काम क्या करना है, फोर्स का वेक्टर बनाना है, और फोर्स के वेक्टर के लिए दो बातें चाहिए। अगर आप फोर्स के वेक्टर को बनाते हो तो फोर्स के वेक्टर के लिए तुमको दो बातें चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, जो कि हमको 10 दिया है सवाल में। दूसरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहां दिया है, डायरेक्शन दिया है अप्लाइड अलोंग वेक्टर दिस, यानी इसी की दिशा में लग रहा है, इसी की दिशा में फोर्स लग रहा है, तो इसकी दिशा चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, कहां से आएगा, यूनिट वेक्टर से आएगा। तो इसका डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन ऑफ ओपी का मतलब ओपी कैप चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ओपी में लग रहा है फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ ओपी का बेसिक मतलब क्या है, ओपी कैप। तो टारगेट क्या बना, ओपी कैप निकालो पहले। ओपी कैप निकालना आपके बाएं हाथ का काम है, क्योंकि दाहिने हाथ से होता ही नहीं। अभी ये समझ गए, ये कितना लिखोगे, √13। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ ओपी आ गया, ये क्या दिखा रहा है, ये ही दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ ओपी। क्लियर है बात। अब फोर्स क्या लिखा, फोर्स वेक्टर तुमने लिखा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। बोलो यही कहा गया था सवाल में, ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड 10 का है, लेकिन ओपी की दिशा में लग रहा है। ओपी की दिशा कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। तो तुम क्या कर दोगे, 10 इधर से ले आओ और इधर लिख दो ओपी कैप। तो ये 10 ओपी कैप तुम्हारा ये पड़ा है 2i प्लस 3j डिवाइड बाय √13। क्या ये समझ आया, ये क्या बना, ये बना फोर्स का वेक्टर। पहले तो यहां तक समझ आया, यहां तक सबको समझ आया, मजा नहीं आया, यहां तक सबको समझ आया, गुड। अब एक्सीलरेशन चाहिए, क्या करोगे, फोर्स डिवाइड बाय मास, हो गया काम। तो मैंने ए लिखा वेक्टर एफ डिवाइड बाय मास, मतलब अब इसके आगे आप कर लोगे, मास तो 2 है ना, तो नीचे 2 रख के इसको काट के 5 कर लेना, तो ये आ जाएगा 5 2i प्लस 3j डिवाइड बाय √13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट दी थी क्या, हाँ दी थी, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास भी दिया, फोर्स भी दिया, यूनिट दी है मैंने सबकी। अब बोलो भैया समझ आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मन में कोई शंका, हाँ भैया।
हो गया, चले आगे फिर अगली हेडिंग डालो। rectangular components of a टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल समझ गए, जिसमें हम लोग एक्स वाई केवल ले रहे हैं, या वाई जेड ले सकते हो, या जेड एक्स, तीनों एक्सेस नहीं आएंगी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल को 2D वेक्टर भी लिख सकते हो। रेक्टेंगुलर components of a 2D vector। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ 2D वेक्टर। आइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं OP। अब ये वेक्टर तो OP है, बट इसकी लंबाई मैंने L बोला और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से बोल दिया थीटा, ठीक है। अब हमको चाहिए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है। समझ में आ रहा है? तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक। तो ओरिजिन से लेके इसके परपेंडिकुलर के फुट तक, परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे गिरा वहां तक की जो लंबाई आएगी, ये समझ गए? इसको, इसी लंबाई को बोलोगे लेंथ ऑफ कंपोनेंट या लेंथ ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। एक्स कंपोनेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और जब आप इस पे वेक्टर बना दोगे, ठीक है, जब आप इस पे वेक्टर बना दोगे तो बोलोगे दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी अलोंग एक्स एक्सिस। अंतर हो गया ना दोनों बातों में। जब एरो नहीं बनाया था तब मैं क्या कह रहा था, यानी इस सिचुएशन पे मैं क्या बात कर रहा हूं, इट इज द लेंथ ऑफ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट की लंबाई है। किसके कंपोनेंट की लंबाई है? ओपी के कंपोनेंट की लंबाई है। किस एक्सेस पे है? एस एक्सेस पे है। अभी देखो भाषा का अंतर क्या आएगा, ये वापस ले आया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपोनेंट की लंबाई, अब मैं सीधा बोलूंगा यही वो कंपोनेंट है जो ओपी वेक्टर का एक्स एक्सेस के अलोंग है। अंतर समझ आया? जब एरो नहीं था तो हम बोल रहे थे कंपोनेंट की लंबाई है केवल, मैग्नीट्यूड। भाई एरो नहीं है तो दिशा दिखा पाओगे क्या? तो केवल क्या दिखाओगे? मैग्नीट्यूड। लेकिन एरो आ गया तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाओगे ना भैया, तो वेक्टर ही तो बोलोगे। अब अंतर समझ गए? तो एक बार फिर से समझ लो, जब एरो नहीं था तो मैंने कहा ये कंपोनेंट की लेंथ है। किसके कंपोनेंट की? ओपी के। किस एक्सेस पे? एक्स एक्सेस पे। और जब इसको वापस ले आया तो मैंने कहा यही वो कंपोनेंट है जो ओपी का है एक्स एक्सेस के अलोंग। अंतर हो गया ना? ठीक। अब सुनो, सिमिलरली क्या इसको हम लोग ओपी का वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं? तो अगर नाम पे जाए तो दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ ओपी, और नाम पे जाए तो दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ ओपी। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? अच्छी बात है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा ओपी का एक्स कंपोनेंट। इसको क्या लिखूंगा? ओपी का
वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब होते हैं इस वेक्टर के पार्ट्स, हिंदी में कहते हैं इसको घटक। अब तुम क्या लिख रहे हो, तुमने लिखा वेक्टर ओपी, इधर नहीं उधर लिखूंगा। तुमने लिखा वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओपी एक्स प्लस वेक्टर ओपी वाई, यही तो लिखा तुमने। अब अगर हम ओपी एक्स और ओपी वाई की वैल्यू को सॉल्व कर दे तो काम हो जाएगा। आओ देखते हैं। अगर ओपी एक्स को हम सॉल्व करते हैं तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद चाहिए। बेस अगर देखो तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। मुझे बेस चाहिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस वाला लगाऊंगा। बेस को थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये x है, मानने में क्या जाता है भैया, परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये, तो अगर ये y है तो ये भी y ही तो होगा, तो हमें x चाहिए। अब मैं लगाऊंगा cos थीटा यहां पे, तो मैंने लगाया cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मिला मुझे, क्या कहते हो भाई। फिर मैंने लगाया साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मिला। क्या ये दो वैल्यू सबको आई समझ में, ये आ गया cos थीटा की सहायता से, ये आ गया साइन थीटा की सहायता से। क्लियर है, वैल्यू लगा सकता हूं। क्या लिखूंगा ध्यान देना, इसको लिखूंगा L cos थीटा। अच्छा तो L क्या है, लंबाई, cos थीटा क्या है, नंबर, तो ये पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन है क्या, समझ आई ना बात मैं क्या कह रहा हूं। L क्या है, इसकी लंबाई यानी एक नंबर, जैसे लंबाई मतलब 4 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 6 मीटर, 7 मीटर, तो L क्या हो गया, इसकी लंबाई। cos थीटा नंबर होता है, जैसे मान लो अगर थीटा होता 30 डिग्री तो cos 30 दीदी कितना होता है, ले याद ही नहीं है कितना होता भाई, √3/2। तो अगर ये 30 डिग्री होता तो ये क्या होता, √3/2, नंबर ही तो है, ये भी नंबर ये भी नंबर, तो इसमें क्या डायरेक्शन है, नहीं डायरेक्शन हम लगाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, समझ आई बात, ये वेक्टर है लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, तो बताओ डायरेक्शन लगाने के लिए क्या करना चाहिए भाई, किस एक्सेस के लॉन्ग है, तो आराम से क्या लगाओगे, बात बराबर खत्म हो गई, समझ में आई कि नहीं आई बात, वेक्टर क्लियर है। इसी प्रकार से इसको क्या लिखना चाहिए, अपने मुंह से जल्दी से आंसर दो, खुद के मुंह से बोलना है। हाँ क्या लिखोगे, L साइन थीटा जे कैप, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, L साइन थीटा जे कैप। क्या यहां भी लिख सकता हूं, आप कहोगे सर दो दो जगह क्यों लिख रहे हो, सिंपल सा आंसर दिया, मेरी मर्जी। तो अब हम क्या ओपी को इन कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, L cos थीटा आई कैप प्लस L साइन थीटा जे कैप। कुछ नहीं किया, ध्यान दो, ओपी एक्स की वैल्यू पड़ी, ओपी वाई की वैल्यू पड़ी, क्या कहते हो भाई। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर मेरे सामने जब सवाल आएगा तो हम इतना सॉल्व करेंगे, मैंने कहा नहीं करोगे। एक बात बोल रहा हूं याद रखना, ठीक, याद रखोगे, ये तो नहीं को पहले बात तो बोलो, ये तो नहीं सोच रहे हो, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं याद रखोगे। अब बात सुनो मजा आ जाएगी, ये वेक्टर है, ऐसे नहीं, ये वेक्टर है, आप बताओ थीटा इसके ऊपर बनाए कि नीचे, नीचे, तो जिधर का थीटा उधर का कॉस, कुछ बात आई समझ में, बस जीवन का एक मंत्र बना लो, जिधर का थीटा उधर का कॉस तो दूसरा साइन, हो गया काम। कभी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, राइट। तो फिर से एक बार बोलो, जिधर का थीटा उधर का तो दूसरा, खत्म कहानी।
अब अगर मान लो ये कभी आया, तुमको एक बात रटी हुई है, जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो भैया नीचे वाला क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। कभी गलती करोगे? और अगर कभी पहले बताओ ये लिख गया, ले चलो करो। क्या हो गया? भैया हो गया, वेरी गुड। चले आगे, लिख गया, जल्दी करो। यहां कोई था क्या? कौन? टाइम हो गया क्या? तो उनकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? 40 ना, 40 अभी 9 मिनट है। चलो जल्दी लिखो। लिख गया? अब तुम लिखते ही नहीं जल्दी तो मैं क्या करूं? मेरी की खता है, मेरी की खता है मतलब खाता नहीं है, खता है। खता तो तब होगी जब हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना खता तो नहीं। बहुत बढ़िया गाना था भाई। ना मुन्ना ना, नहीं बेटे। हाँ भैया, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट वेक्टर लिख के बताएं कृपया। क्या है? लिखो नहीं, गर्दन पेन घुसा देंगे, बिल्कुल गच्च से घुसेगा। हाँ भाई, क्या लिखोगे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये और ये, इसको बोलो जल्दी। ओपी, ओपी साइन थीटा। इसको क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जिधर का थीटा उधर का, बस बात खत्म, कभी गलती नहीं होगी भैया। समझ गए नहीं समझ गए? तो ओपी को क्या लिखते हैं? ओपी साइन थीटा आई कैप। ये वाला क्या हो जाएगा? ओपी कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है भाई? भूलोगे तो नहीं? पक्का? चलो अगली क्लास में मिलते हैं। आज इतना बड़ा समझ आया? एक नंबर। चलो नोट कर लो भाई।